हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर 90% प्लस स्कोर के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है, स्पेशली जो कि कॉमर्स के रिगार्डिंग में है, जो आपके ना केवल यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी एज वेल एज आप जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आपके अकाउंटेंट की बात करूं या फिर आप किसी भी लाइक सीए की बात करूं या फिर आप किसी भी तरह के स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी में ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाओ। क्लास नंबर 27 है इस पार्ट का ये ऑलरेडी, ठीक है। 36 पार्ट ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला एमसीक्यूज देखते हैं आप लोगों के साथ में। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को पहले तो राधे राधे। पहला क्वेश्चन 401 नंबर का है, दैट मीन्स 400 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं आप लोगों के साथ में, ठीक है। 600 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के साथ में। क्या बोलता है, मेक सफिशिएंट प्रोविजंस फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट अ फ्यूचर प्रॉफिट। यानी कि हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग में फ्यूचर लॉसेस को ध्यान में रखते हैं, लेकिन उसी की जगह पर हम फ्यूचर प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट करने के लिए नहीं देखते हैं, मतलब उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज इन एक्यूडेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, हमें बताना है कि ये किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है। बेसिकली ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जिसमें बताना है कि हम फ्यूचर लॉसेस को तो ध्यान में रखते हैं बट फ्यूचर प्रॉफिट को ध्यान पे नहीं रखते हैं। ऐसा मैचिंग कॉन्सेप्ट करता है, कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट करता है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट करता है या फिर मेटेलिटी कॉन्सेप्ट करता है। चलिए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जिनका भी आंसर नंबर बी है, जो कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, जिसे हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, तो आप सभी का आंसर सही है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ध्यान देते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस और इनकम क्या है। कन्वर्टिज्म में हम जितने भी पॉसिबल लॉसेस होते हैं उनको देखते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन हो गए, आपके बैड डेप्ट हो गए, इन सभी चीजों को हम इसमें ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि हम लोग क्या बना रहे हैं, क्या क्या नीड है और किस तरह के हमारे पास एविडेंस है, किस तरह के हमारे पास डॉक्यूमेंट मिले हुए हैं, उसके रिगार्डिंग में जो भी चीजें हम तैयार कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के खास करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है इसमें। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यानी कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से कौन सा मटेरियल किस रिगार्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा लॉन्ग टर्म, कौन सा शॉर्ट टर्म, किसको एक्सपेंसेस के तौर पर लेना है, किसको एज एसेट लेना है, उन सभी चीजों को हम कंपेयर करते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चारों चीजें आप सभी को क्लियर होंगी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन फर्म इज डिसॉल्व, अगर कोई फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अ रियलाइजेशन इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के द्वारा जो बचा हुआ जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किस रेशियो में वो शेयर करेंगे, आपको ये बताना है। इक्वली शेयर करेंगे या फिर जो उनका कैपिटल बैलेंस बच जाएगा उसके हिसाब से शेयर करेंगे, या फिर वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से शेयर करेंगे, या फिर गार्डनर वर्सेस मारी के हिसाब से जो रेशियो क्रिएट होगा उसमें वो शेयर करेंगे। याद रखिएगा आपको क्या बताना है, रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म के बंद होने के बाद। तो राइट आंसर है मेरे ख्याल से यहाँ पर आप सभी ने क्लियर कर भी लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी सी है यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग लॉस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने आप को, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशन इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज नॉट ड्यू टू। हमें बताना है कि जो हमारा इनवर्स रिलेशन क्रिएट होता है प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ये किसके बीच उल्टा संबंध नहीं होता है, ठीक है। इनकम मेथड के में होता है ऐसा, उल्टा नहीं होता है, मीन्स संबंध नहीं रखता है, आपको ये बताना है। फ्यूचर एक्चुअली में ये एक स्टेटमेंट है, अगर आपको ये स्टेटमेंट पूरा याद हो तो वहां पर सिर्फ एक लाइन आपको डाल देना, फिल इन द ब्लैंक से समझ लो। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे होता है या फिर हमारा सब्स्टिट्यूट एफर्ट्स पे होता है या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर होता है। चलिए चूज कीजिए क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, वो बिल्कुल सही है। तो आखिर ये काम क्या करता है और कैसे काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये काम करता है हमारा डिमांड फंक्शन पर। किस पे काम करता है, डिमांड फंक्शन पर। इसमें होता क्या है बेसिकली आपको मैं वो समझाता हूँ। देखो ये बेसिकली काम करता है फ्यूचर के प्राइस पर। किस पे काम करता है, फ्यूचर के जो प्राइस इफेक्ट होते हैं उसके हिसाब से जो आज जो चेंजेस होता है वो इस पे काम करता है। अगर मान लो कि किसी तरह से ये हमें पता चलता है कि फ्यूचर में किसी गुड्स का जो प्राइस है, ठीक है, वो क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। फ्यूचर में इस गुड्स की प्राइस क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो आज, नाउ ऑफ द डे, ठीक है, आज के डेट में उस गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, बढ़ा नहीं है। फ्यूचर में अगर बढ़ने वाला है प्राइस
तो आज उसकी गुड्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी का वाइसा वर्सा हो सकता है, क्या हो सकता है वाइसा वर्सा में, कि अगर फ्यूचर में हमें मालूम चले कि उसकी जो प्राइस है वो घटने वाली है, तो उसकी आज की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आज उसकी डिमांड कम होने लगी। तो इसीलिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे ये काम नहीं करता है इनवर्स रिलेशन। यहाँ पर सेम रिलेशन पे काम कर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है उसके बाद भी गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, प्राइस घट रहा है, ठीक है, तो गुड्स की डिमांड भी क्या हो रही है, घट रही है। इनवर्स रिलेशन काम नहीं करता है यहाँ पर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, यानी ये कस्टमर जो है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा कब, मैक्सिमाइजिंग हिज टोटल यूटिलिटी व्हेन, जब मैक्सिमाइजिंग हिज टोटल यूटिलिटी होगा तो कब होगा वो, व्हेन पूछा जा रहा है। देखो एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप किसी गुड्स को खरीदना कब बंद कर दोगे, आप ये बताओ। तो मेरे ख्याल से आप बोलोगे सर मैं उस किसी भी गुड्स को तब तक खरीदूंगा जब तक उसकी जो प्राइस होगी और जो उससे मिलने वाला वैल्यू होगा, जिसे हम यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है, जो वैल्यू होगा वो ज्यादा हो। यानी कि प्राइस अगर आप 10 रुपए खर्च कर रहे हो तो आपको कम से कम 11 रुपए या मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 रुपए तो मिलना ही चाहिए। अगर मैं बोलूं कि 10 रुपए खर्च करके आपको 9 रुपए की वैल्यू मिलोगे तो क्या आप गुड्स को लोगे, जी नहीं, आप नहीं लोगे। तो राइट आंसर यहीं पर आ जाता है, यानी कि 10 खर्च करके हमें कम से कम 11 या एटलीस्ट कम से कम 10 तो मिलना ही चाहिए वैल्यू। 11 से प्लस हो सकता है, ये 10 से प्लस हो सकता है और 10 भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि जितना प्राइस खर्च कर रहे हो एटलीस्ट वहां तक तो वैल्यू मिले। तो इन चीजों को डिपेंड करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कहा गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो प्राइस होता है वो जब इक्वल पोजीशन पे पहुंच जाता है उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, स्थिर हो जाते हैं। मतलब ये जो पोजीशन होगा ये हमारा इक्विलिब्रियम का होगा, जहां पर हम 10 रुपए खर्च करके हमें 10 रुपए के लिए वैल्यू मिल रही हो। जब तक 11 वैल्यू मिले तब तक मैं खरीदता रहूंगा, जब 10 वैल्यू मिल गया तो मैं वहां पर रुक जाऊंगा। जिस दिन 9 वैल्यू आएगा मैं वहां पर बाय ही नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बाय ही नहीं करने जा रहा हूँ, मैं खरीदने ही नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे वैल्यू कम मिलने वाली है। मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई है आपको। चलिए आज की कोई सीरीज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आखिरी क्वेश्चन में हमारे पास दो लिस्ट है, हमारे पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2, हमें मैच करवाना है एक दूसरे को। पहला क्या बोलता है, जीरो इनकम इलासिटी। अब बताओ जीरो इनकम इलासिटी होती क्या है। तो जीरो इनकम इलासिटी बेसिकली वो होती है जिसमें ये कहा गया है कि जिसमें इनकम के चेंज होने से, इनकम के चेंज होने से उसके जो डिमांड होती है उसमें किसी तरह का बेसिकली कोई भी चेंज नहीं होता है। मतलब इनकम अगर बढ़ भी रहा है या घट भी रहा है तो डिमांड जो है वो स्टेबल रहने वाला है, किसी तरह का कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आने वाला है। तो बेसिकली किस तरह के चीजों में काम करता है, तो ये काम करता है हमारा इंडिफरेंट गुड्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में काम करेगा ये चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर चूज कर लीजिए 3 किस में है। देखो यहाँ पर बी और डी तो हो नहीं सकते हैं, बच गया ए और हमारे पास सी राइट आंसर होने के लिए। यूनिट क्रॉस इलासिटी, यूनिट क्रॉस इलासिटी बेसिकली होता क्या है, तो यूनिट क्रॉस इलासिटी बेसिकली वो होता है जिसमें किसी एक गुड्स किसी दूसरे गुड्स पर डिपेंड होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो गाड़ी यानी कि मोटर व्हीकल और जो उसमें यूज होने वाला ऑयल होता है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे पर बेसिकली इंटरडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, चाय ले सकते हैं आप उसके लिए, और जो चाय की चाय पत्ती होती है जो भी, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसको यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में जल्दी अच्छा से आए। अब बताओ, गाड़ी जितना ज्यादा बिकेगी, जाहिर सी बात है ना, तेल का खपत भी उतना ज्यादा होगा। तो ये क्या हो गया, इंटरडिपेंडेंट। तो ऑप्शन नंबर इस पे ध्यान से देखो तो ये हमारे पास आ गया, कुछ इस पे साथ में आ जाएगा। तो राइट आंसर तो ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुका है सी नंबर, बट अगेन हम लोग देख लेते हैं। पॉजिटिव क्रॉस इलासिटी, पॉजिटिव क्रॉस इलासिटी कहने का मतलब होता है कि गाड़ी की प्राइसेस अगर गाड़ी अगर ज्यादा बिक रहा है तो ऑयल भी ज्यादा बिकेगा। यानी कि डिमांड अगर मोटर की बढ़ रही है तो हमारी गाड़ी की बढ़ रही है तो ऑयल की डिमांड भी बढ़ेगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये सब्स्टिट्यूट गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और नेगेटिव वेलोसिटी में जस्ट रिवर्स कर दो नेगेटिव क्रॉस वेलोसिटी में, कि अगर मोटर या फिर जो गाड़ी है उनकी डिमांड अगर कम होती है तो जाहिर सी बात है जो हमारी ऑयल्स है उनकी डिमांड कम हो जाएगी, जो कि हमारी कंप्लीमेंट्री गुड्स को दिखलाता है कि कंप्लीमेंट्री गुड्स किस तरह से काम करती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए यहाँ पर। ओके, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, 5 में से आपने कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, और एक काम आप लोगों को क्या करना है, इसे शेयर करना है।
अपने जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, लाइक व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर आपका जो भी हो, लिंक्डइन हो, या फिर आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उनमें शेयर कीजिए, लोगों को प्रॉपर नॉलेज जरूर पहुंचाइए। ठीक है, चलिए अगेन आप लोगों से मिलता हूँ कल, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।